Welcome you all once again, myself Ransu Kumar Patel. And dear friend, in this particular session, we will understand about the beauty of various JRF and which JRF is suitable for your perspective. Okay, so very basic thing is that every JRF has a same basic patterns. चाहे वो ICMR का हो, चाहे DBT का हो, चाहे CSIR का हो, या CSR UGC जो combined लेते हैं उनका. In each JRF and whatever you are going to give the examination, I think the syllabus is somehow similar, but the perspective is different because ICMR is working for medical research. DBT is working for biotechnological advancement in basic research, and CSR and UGC is working for broad aspects of science and development. So जो भी आप JRF देते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है to provide an opportunity to well deserving candidate to pursue PhD in humanities, social sciences, language and various science subjects. ये CSR UGC का पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है. CBSE भी एक नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, गेट भी होता है, ICR में ARS भी होता है, नेट भी होता है, एंड वेरियस सेट्स जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं. जैसे आप CSR देते हैं तो आपको नेट मिलता है, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. यानी ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया यू कैन एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर by giving CSR UGC net. But set is only applicable in that particular state. If you are living in Maharashtra, then you will give Maharashtra set, छत्तीसगढ़ सेट. स्टेट वाइज एग्जामिनेशंस भी होते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स में, इसे हम कहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. सो अगर आप इस कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो पहली बात तो ये कि आप एक जेन्युइन पर्सन है जो कि आप परस्यू कर सकते हैं अपने PhD. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक पर्सपेक्टिव है कि आप PhD परस्यू कर सकते हैं. आई थिंक वेरियस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू कंप्लीट योर PhD प्रोग्राम. आप मान लो कि मेरे पास ना ICMR है, ना DBT है, ना CSIR है, सपोज. So whether I can do research or not? Yes, of course I can do my research through various projects. In this particular contest, you have to publish some paper. जब आप publish कर लेंगे paper, तो after publishing your paper, you are eligible to do research. So on that particular paper, you can apply as direct as SRF. Okay? You can directly apply for SRF. जो टेन्योर होता है, जैसे आप बेसिकली DBT निकाले या CSR निकाले चाहे ICMR निकाले, तो यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जामिनेशन. आफ्टर एग्जामिनेशन 2 साल के लिए जो आपको मिलेगा वो JRF की मिलेगी. जो ये आपकी अभी जो रिसेंट 2021 की स्टोरी में बता रहा हूँ कि फॉर JRF यू विल पे यू विल अवेल ओनली 31,000 एंड फॉर SRF यू हैव दिस मच अमाउंट. And according to HRA, if you are living in a 8%, 16% and 24%, depending on the area where you are living. Metropolitan cities के लिए 24%, normal cities के लिए 16% and जो भी और भी हैं उनके लिए 8% of your that fellowship amount, that is 31 or 35. Okay, so इतना क्लियर हो गया कि एक बेसिक है आइडियोलॉजी. अब हमसे पूछिएगा कि विच JRF इज बेस्ट फॉर यू, तो हम कहेंगे भैया आपसे बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं है जो कि हमसे पूछे कि विच JRF इज बेस्ट फॉर यू. बिकॉज मैंने पहले ही बता रखा है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ईच एंड एवरी JRF हैव द सेम बेसिक पैटर्न्स. ओके, सो समहाउ सेलुलर बायोलॉजी, देखिए लोग कहते हैं प्लांट्स और एनिमल, यू हैव टू थिंक एज यू नो व्हाट that is a model system.
वो जर्नल कार्प एक बुक है जो सेल बायोलॉजी की बुक है, विच आई लाइक मोस्ट फॉर सेलुलर बायोलॉजी प्रोस्पेक्टिव। सो उसमें मैंने क्या देखा कि देयर आर 5 मॉडल ऑर्गेनिज्म, 5 to 6 मॉडल ऑर्गेनिज्म विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Musculus, that is for the animal studies. Arabidopsis thaliana for the plant, E. coli and for the bacteria, Saccharomyces cerevisiae for yeast, and so on and so forth. Drosophila for the fly research. Scarabaeus elegans, C. elegans for the nervous system studies. So वो निमोटोड में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है। तो क्या डीएनए बदल जाएगा, क्या आरएनए बदल जाएगा, क्या प्रोटीन बदल जाएगा? दीज ऑल थिंग्स आर द सेम, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, according to me any one of the JRF is suitable for you, but you have to change your mindset. हाँ, अब कुछ लोग होते हैं जो कि पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड से है, समझो कि कोई जूलॉजी फील्ड से है, तो उनके लिए आईसीएमआर निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा। जिनका बायोटेक का बैकग्राउंड है उनके लिए डीबीटी निकालना आसान हो जाएगा। जो जूलॉजी बॉटनी लेकर के पढ़े हुए हैं पूरा, वो सीएसआर जेआरएफ आसानी से निकाल सकते हैं। बट ऐसा मैं नहीं कह सकता कि ए जेआरएफ वही लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज मेरे पास जो जेआरएफ है, मेरे पास आईसीएमआर है, डीबीटी है, मैं बिल्कुल जो बंदा हूँ वो प्लांट का हूँ। हाउ कैन आई क्वालिफाई आईसीएमआर? बट द थिंग इज यू हैव टू स्टडी, you have to follow the syllabus very, मतलब थोड़ी थोड़ी सी अंतर है। जैसे आईसीएमआर में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए, डिजीज पढ़िए, डिजीज का क्योर पढ़िए, कैसे इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो भी लड़का बायोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेगा, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बस ये जो लोग पढ़ेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपका जेआरएफ कहीं नहीं रुकेगा। बायोकेमिस्ट्री हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा, जिसको इस सब चीज़ों पे कमांड होगा, सर्टेनली यू विल क्वालिफाई जेआरएफ। ठीक है, तो ये तो भूल जाओ कि भैया हमें कौन सा जेआरएफ निकालना है। अकॉर्डिंग टू मी यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम, विच जेआरएफ इज बेस्ट फॉर यू। पहले आप बैठो, सबके सिलेबस देखो, और आप मुझे ही बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको कोई बहुत ज़्यादा अंतर नजर आया। बायोकेमिस्ट्री सेम है सब में, कोई भी जैसे सीएसआर हो, डीबीटी, आईसीएमआर हो, डीबीटी में बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगा नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बदल जाएगा। हाँ, अब वहाँ जैसे कि सीएसआर में क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, सब है। बट आईसीएमआर में क्या है, प्लांट से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस कम आते हैं। डीबीटी में क्वेश्चंस बराबर से दोनों में आएंगे, लेकिन वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस होंगे, है ना, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी होगी। और सीएसआर जेआरएफ में तो सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो भूल जाओ कि आपको कौन सा जेआरएफ सूटेबल है। सेकेंड थिंग, यही चीज़ को मैंने पिक्टोरियली यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि एमफिल का तो स्टोरी खत्म हो गया, तो एमफिल पे तो सोचना ही नहीं। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है फेलोशिप की वो 5 साल मिलती है, 2 साल जेआरएफ और 3 साल ऐसा। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी पीएचडी को परस्यू कर रहे हो और किस लगन से कर रहे हो। यू हैव दैट मच एनर्जी टू फॉलो योर ड्रीम्स। बहुत सारे बच्चे जेआरएफ तो निकाल लेते हैं, द प्रॉब्लम इज गाइड सिलेक्शन एंड सो फोर्थ। I have already prepared some videos on that particular topic. So JRF निकालना is not a big task. Big task is doing a good research, doing with a good people in a healthy environment. That is really very much important for you guys. So आपके पास JRF हो गया है तो अलग स्टोरी है, JRF नहीं है तो अलग स्टोरी। समझ सकते हो, मेरी भी स्टोरी सेम थी। 2017 में जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पास आउट किया, मेरी जो मास्टर्स है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो जैसे ही मैंने मास्टर्स किया तो मुझे लगा कि आई हैव टू ज्वाइन सम पीएचडी, एंड सडनली आई गॉट अ पोजीशन एंड देन आई ज्वाइंड, एंड देन आई रियलाइज्ड ज्वाइनिंग इज नॉट अ बिग टास्क, मेंटेनिंग इज अ बिग टास्क।
because I am not able to manage my life there. So I have quit that program and then I reinitiated my dreams, and now I am pursuing my PhD again. Now I am as a SRF, I am working. So it's very important to follow your dreams. So कोई भी एग्जामिनेशन, खास करके जब CSR का नेट का जब एग्जाम देंगे तो आपके क्वेश्चंस 3 पार्ट्स में आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. These are the number of question. DBT में सिर्फ 2 सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. और ICMR में भी सेम है, 2 ही सेक्शंस होते हैं. ठीक है. सो यू हैव टू कूल, काम एंड वेरी प्रैक्टिकल. ठीक है. क्वेश्चन सब सेम होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट सी जो CSR का होता है वो बहुत लेंदी क्वेश्चंस, दिखाने के नाम मात्र के बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बट दे आर ऑल एनालिटिकल्स. एक चीज़ और आपको मेंशन करना चाहते हैं, जो 2020 के बाद जो मैंने क्वेश्चंस पैटर्न देखे हैं उससे मुझे क्या रियलाइज होता है, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू आस्क ए डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन कि आप सीधे देखें आंसर दे दें. नहीं, नाउ इट इज they are trying to manipulate your mind and they want to play with you. So you have to very curious. आपने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे क्या हो जाता है ना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो प्रॉब्लम आपके पास बहुत बड़ी है कि यू आर नॉट एबल टू मैनेज दैट 3 hours ऑफ द टाइम. कहते हैं ना 3 hours, ये 3 hours बहुत खतरनाक टाइम है. ये 3 घंटे आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर देगी. तो 3 घंटे आपको कैसे यूज करना है, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये 3 घंटे में, और निगेटिव तो कभी यूज मत करना. देखो ये निगेटिव मार्किंग जो दिया हुआ है ना आपके लिए, ये घातक है. ये समझिए दैट इज ए सुसाइडल बैग, एज लाइक ए लाइसोसोम. डोंट ट्राई टू टेक ए नेगेटिव मार्क्स. मुझे आपके दिए हुए मार्क्स को भी खा रहा है. ठीक है. पार्ट बी क्वेश्चंस भी अब जो जनरल CSR ने पूछना स्टार्ट किया, दे आर ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड, नॉट डायरेक्ट बेस्ड. यू हैव टू वेरी केयरस व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मार्क ए क्वेश्चन, यू हैव टू स्टडी वेरी वेल. नॉट पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा. CSR में नॉट लगा हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप उल्टा सोच लेते हैं और आंसर उल्टा करके आ जाते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. और जो मेरा की क्रक्स है यहाँ पे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कौन कौन से टॉपिक देखने अच्छे लगे. जब हम एग्जामिनेशन दे रहे थे तो मुझे कौन कौन से अच्छे लगे. तो ये जो मॉलिक्यूल्स एंड ए इंट्रैक्शन ऑफ द रिलेवेंट बायोलॉजी देख रहे हैं, ये है आपकी बायोकेमिस्ट्री. लोग पूछता है सर इसमें बायोकेमिस्ट्री तो है ही नहीं. सेवरल टाइम बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा सर बायोकेमिस्ट्री तो मुझे दिखता ही नहीं है CSR में. तो भैया ये कुछ नहीं है, बायोकेमिस्ट्री ही है. ठीक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेल बायोलॉजी. फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ये तीनों को मैं कुछ अलग नहीं समझता हूँ. ऑल 3 कंबाइन एंड फॉर्म सेलुलर बायोलॉजी, यानी सेल बायोलॉजी. इसको पढ़ने के लिए या तो आप लॉडिस यूज करें या तो आप कार्प यूज करें. और इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ने के लिए गैरेट एंड गैरिसन और लेलिंजर फॉलो करें. हम बुक भी साथ में आपको बता रहे. ठीक है. अब बात उठती है जिनाल्ड कार्प यूज कीजिए सेल कम्युनिकेशन के लिए. हमने बहुत बार बोला है बच्चों को कि लॉडिस में सेल कम्युनिकेशन अलग तरीके से दिया हुआ है, जो कि प्योर जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें ICMR टारगेट करना है. वो जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी और सेल कम्युनिकेशन है वो लॉडिस से देखें. ठीक है. और कोशिश करें उसको पढ़ने के लिए. डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए जो द बेस्ट बुक है वो गिलबर्ट है. पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं. और जो प्लांट सेक्शन के बंदे हैं वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सिर्फ प्लांट सेक्शन पढ़ें, एनिमल सेक्शन को छोड़ दें. जो एनिमल वाले बंदे हैं, जो एनिमल के बंदे हैं, उनको मैं कहूँगा नहीं प्लांट आप पढ़ो. पूछो क्यों? क्योंकि प्लांट से क्वेश्चंस जो आते हैं वो इजीली हैंडल कर सकते हो. एनिमल सिस्टम से जो क्वेश्चंस आते हैं आई थिंक वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता हो सकता है. मैं प्लांट बैकग्राउंड का हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता हो. बट थिंक वेरी वाइजली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ क्वेश्चन. बट हाँ, फिजियोलॉजी छोड़िए नहीं, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो. बट हाँ, एनिमल फिजियोलॉजी आप छोड़ सकते हैं अगर आप प्लांट बैकग्राउंड के हैं तो, क्योंकि मैंने कभी भी एनिमल बायोलॉजी उतना नहीं देखा. अब इनहेरिटेंस बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स.
तो जेनेटिक्स आपको अच्छे से देखना है तो 8 यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन से तो अब क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इधर अब रटने वाली जो चीज़ है ना, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन गायब कर दे रहा है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल अब बता रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, बिहेवियर इवोल्यूशन एंड बिहेवियर इकोलॉजी, ये जो 2 सेक्शन है, अब इनमें डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने ही बंद कर दिए, पूछने ही बंद कर दिया भैया। तो बड़ा कॉशियस रहिए और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए और कोशिश कीजिए आंसर्स का सॉल्यूशन निकालने का। अब है अप्लाइड बायोलॉजी। तो अप्लाइड बायोलॉजी जो सेक्शन आप जो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोचेज होने चाहिए, यानी कौन कौन से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स हैं और कैसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं। अब है मेथड्स इन बायोलॉजी, तो जितने भी टेक्निक्स के अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन हैं उनको पढ़िए और आई विल डिस्कस ऑल दोज टॉपिक्स इन डिटेल। बट अगर आप मुझसे पूछोगे वन गो में कि कौन कौन सा देखें यूनिट, बिकॉज दिस ऑल 13 यूनिट को कवर करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो मेरे ऐसे पूछोगे तो भैया मैं कहूँगा ए यूनिट, ए यूनिट, ए यूनिट, ए यूनिट, ऊपर के 4। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज क्रूशियल, इफ यू कैन डू आप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कोई एक लो, प्लांट का हो तो प्लांट वाला उठाओ, एनिमल का हो तो एनिमल वाला उठाओ, लेकिन एनिमल वाले प्लांट को जरूर उठाओ। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, जो कि जूलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, बॉटनी थोड़ा भी नहीं पढ़े भैया, थोड़ा सा प्लांट की जूलॉजी पढ़ लो, यू कैन ग्रैप्स द मार्क्स के लिए आप पढ़ सकते हो। उसी तरह से एनिमल वाले जो प्लांट्स के स्टूडेंट हैं, जो बॉटनी के हैं, सिस्टम फिजियोलॉजी उतना आपको पकड़ नहीं होगा, बट हाँ इन जनरल तो आप पढ़ ही लो। तो इन दोनों में से आप लाइटली मत लीजिएगा, पढ़िएगा थोड़ा अच्छे से। अब खास करके इनहेरिटेंस बायोलॉजी है जो कि जेनेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम आपको ना पढ़ने की सलाह देंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। हाँ, इन दोनों यूनिट्स को आप थोड़ा अच्छे से कवर अप करो, ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चंस, और टेक्निक बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चंस CSIR एग्जामिनेशन में सिर्फ अप्लाइड बायोलॉजी से आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन सारे के सॉल्यूशंस को देना, ठीक है। अब है मेथड्स इन बायोलॉजी। तो मेथड्स इन बायोलॉजी आप देख लो, जो जो टेक्निक्स आपको इजिली अवेल कर सकते हो उसको पढ़ो और बाकी को छोड़ दो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि बायोकेमिस्ट्री, मोल बायोलॉजी, ओके, एंड सेल बायोलॉजी, ठीक है, और जेनेटिक्स। इतना से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से पढ़ोगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आई कैन गिव यू श्योरिटी दैट यू विल क्रैक JRF इन दिस सेशन। अभी तो कोविड का समय है, पता नहीं कि कब एग्जामिनेशन होगा, बट हाँ होगा। तो थैंक you so much for paying your attention. See you soon into the next. Take care. And very important thing I want to mention you guys, don't be panic and try to focus. This time is so harsh. Even I am not able to focus on myself. बट हाँ, मैं इतना ही कहूँगा कि ये टाइम जो है आपके लिए बहुत क्रूशियल है, और एज ए सीनियर आई कैन जस्ट सजेस्ट यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट डोंट प्ले विथ योर ओन सेल्स। ओके, बाय।